हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द आपका शुरू होने वाला है, यानी 30 सितंबर से आपके एमटीएस के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, जिसमें केवल 10 दिन आपके बचे हैं। तो अब जो भी बच्चे एमटीएस का एग्ज़ाम देने के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए मैं स्पेशल सीरीज़ लेके आया हूँ 10 दिन की, जिसमें हम आपको कंप्लीट मैथ्स कराएंगे और जितने भी क्वेश्चन एमटीएस में लास्ट ईयर्स में पूछे गए और आजकल जो एसएससी क्वेश्चन जिस तरह के मैथ्स के पूछ रहे हैं, वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ और उसी के साथ आपकी मैथ्स की रिवीजन कराने वाला हूँ। तो फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों हमारे सेशन में, और एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से रेगुलर आपकी क्लासेस चलेंगी दोपहर को 12 बजे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस हमारे सेशन की। चलते हैं फटाफट से कुछ क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं कि एमटीएस में किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एसएससी आपसे पूछता है। उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं और इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं आपके, वो भी आपको मैं यहाँ कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये एमटीएस 2023 में आपका पूछा गया था। एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई। उसके बाद वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। फिर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 4 घंटे गाड़ी चलाई। चालक की औसत चाल क्या है? तो अच्छा क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड का आपसे पूछा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साथ के साथ में जो भी इससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं वो सभी आपको रिवाइज कराऊंगा, तो आप वो साथ के साथ नोट करते चलें, क्योंकि इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एसएससी इस साल भी पूछने वाला है। अभी हाल ही में सीजीएल के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चंस। तो जुड़े रहें हमारे इस चैनल के साथ। तो क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसने गाड़ी चलाई, कितनी देर? 3 घंटे। 3 घंटे 60 की स्पीड से चलाई। 1 घंटा रुक गया वो, ठीक है, 1 घंटा रुक गया वो, यानी 0 स्पीड। फिर उसने 4 घंटे दोबारा गाड़ी चलाई। अब कितने स्पीड से चलाई? अब भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। आपसे पूछा क्या बताओ? एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल बतानी है आपको उसकी कंप्लीट जर्नी में। औसत चाल क्या थी? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जब भी कोई डायरेक्ट 2 स्पीड दी हो, अब इसमें तो क्या केस दे दिया कि 1 घंटा वो रुक गया था। मान लो डायरेक्ट दे दे कि आधा रास्ता तो उसने 60 की स्पीड से तय किया, या फिर 60 की स्पीड से एक तरफ गया और 50 की स्पीड से वापस आया, औसत चाल बताओ। तो जब सिंपल 2 स्पीड दे दे, तब तो आपका क्या फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का? तब हो जाता है हमारा 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। पहले भी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। S1 S2 क्या है? 2 स्पीड। लेकिन ये केस थोड़ा डिफरेंट है आपका, तो अब वो फॉर्मूला और नोट कराता हूँ आपको। पहले भी नोट कराया था एवरेज स्पीड का, कब? जो हर एक टाइप के क्वेश्चन में आपका अप्लाई होता है। कोई भी केस गिवन हो, एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो वो क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, यानी कुल दूरी कितनी है आपकी, डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये हो जाता है आपका एवरेज स्पीड। कुल दूरी डिवाइड बाय कुल समय, यानी उसने कुल कितनी दूरी तय की और कुल कितना समय उस दूरी को तय करने में उसने लगाया। उम्मीद करता हूँ फॉर्मूले आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड निकालनी है मेरे को। सबसे पहले क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 3 घंटे तक उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई, तो 3 घंटे में कितना तय करेगा? 180। 1 घंटा वो खड़ा रहा। अब 4 घंटे दोबारा चलाई 60 की स्पीड से, यानी 240 यहाँ तय कर लिया। टोटल डिस्टेंस आ गया। अब बताना है आपको टोटल टाइम। 3 घंटे तो यहाँ, 4 यहाँ 7, और ये 1 घंटा भी आपका ऐड होगा, क्योंकि उसकी जर्नी के दौरान ही उसने 1 घंटा रेस्ट किया है ना, तो ये 1 घंटा भी आपको ऐड करना होगा। डिवाइड बाय 8 हो गया। ऊपर आ गया मेरे पास 420 डिवाइड बाय 8, तो ये आ गया आपका 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी चाल निकल के आएगी। कितनी? 52.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी क्या रही? औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड। तो उम्मीद करता हूँ मैं सभी साथियों का क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी अब क्वेश्चन आएगा तो आप गलत निकल के आएंगे। तो इस फॉर्मूले को जरूर नोट करें आप एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय
टोटल टाइम। ठीक है साथियों, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका एमटीएस 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब मैं बात करूं तो आज मैं आपको पहले एमटीएस के क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन आपसे एमटीएस में पूछता है, और क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फॉर्मेट की बात करूं अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो टोटल यहाँ पर मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके 20 क्वेश्चन। एमटीएस में आपके 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, यानी 60 मार्क्स के होते हैं। ऐसे ही आपके क्या आते हैं रीजनिंग के, ये भी आते हैं आपके 20 क्वेश्चन यानी 60 मार्क्स के ये आते हैं। तो ये जो सेक्शन है आपका मैथ्स और रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 120 नंबर के आते हैं, 40 क्वेश्चन आपके आते हैं, 20 मैथ्स के और 20 रीजनिंग के। तो जितने भी टॉपिक हैं आपके मैथ्स के वो सारे मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट में यहाँ पे क्या कह रहा है, दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि a के 6% और b के 4% का योग a के 7% और b के 11% के योग का 2/3 है। तो a और b का अनुपात बताना है आपको। क्या कह रहा है, a और b का अनुपात। तो जो कुछ आपको स्टेटमेंट में गिवन है स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते चले। सबसे पहले कह रहा है a के 6% और b के 4% का योग। a के 6% प्लस b के 4% का योग। a के 7%, क्या कह रहा है, a के 7% और b के 11% के 2/3 गुना है। b का 11%, इसका 2/3, ये आपको दिया हुआ स्टेटमेंट में। a का 6% प्लस में b का 4% और a का 7% प्लस में b का 11%, इसका 2/3 गुना है। a और b का आपको अनुपात बताना है। तो बात करूं मैं यहाँ से, अगर 100 कॉमन ले लूं दोनों में से, यहाँ भी 100 कॉमन आ जाएगा, यानी 100 से 100 तो मेरा कट गया, 100 खत्म हो गया आपका। क्या बच गया, 6a प्लस 4b इज इक्वल टू, ये आ गया 7a प्लस 11b और इसका 2/3। 3 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 18a प्लस 12b इज इक्वल टू 84a प्लस 22b। तो a में से a माइनस कर दूं और b में से b माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा फिर आपका, एक बार चेक कर लेते हैं। a का 6% प्लस में b का 4%, 6a प्लस में 4b इज इक्वल टू 7a प्लस में 11b। तो ये आ गया आपका, सॉरी यहाँ हमने गलती कर दी, कितना आएगा 14a। तो 14 में से अगर ये जाएंगे तो कितना आ गया, 18 में से 14 गए, 4a इज इक्वल टू 10b। तो a और b का आपका रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पे, 10/4 यानी 5/2। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था, रेशियो बताना था a और b का। कितना आ गया 5:2। तो 5:2 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर एक तार बनाया जाता है जिसके अनुप्रस्थ काट का व्यास 0.4 सेंटीमीटर है। तार की लंबाई बतानी है आपको। क्या कह रहा है, एक धातु के गोले का व्यास दिया हुआ है आपको, यानी स्फीयर का व्यास 6 सेंटीमीटर। तो स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी,
3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। धातु का गोला यानी स्फीयर बताया हुआ। अब इसको पिघला के एक तार बनाया जिसका व्यास दिया हुआ 0.4, क्रॉस सेक्शन का जो है व्यास आपको 0.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.2 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। धातु का गोला है, उससे तार बना रहे हो। अब मेरे को एक बात बताओ कि जो तार आप बनाओगे वो किस शेप में होगी आपकी तार। अगर बात करूं मैं, ये आपकी कोई भी तार होगी तो किस शेप की है? क्या सिलेंडर की शेप की नहीं है? बिल्कुल है। तो जब भी हम किसी भी शेप को पिघला के यानी मेल्ट करके दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हमारी चीज सेम रहती है? एरिया तो चेंज हो जाता है लेकिन उनकी वॉल्यूम क्या रहती है? दोनों की हमेशा सेम रहती है। यानी जो स्फीयर की आपकी वॉल्यूम है, क्या होती है स्फीयर की वॉल्यूम? 4/3πr³। और सिलेंडर की वॉल्यूम वो कितनी होती है? πr²। दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी आपकी? इक्वल। वॉल्यूम क्या रहेगी? इक्वल। रेडियस उनकी गिवन है आपको। लेंथ बतानी है तार की। अब आप इस तार को खड़ा कर दो तो क्या बन गई? हाइट। यानी इस हाइट की वैल्यू आपको बतानी है इसको। तो बता सकते हैं कैसे? पाई से पाई कट गया, 4/3 r1³ 3 का क्यूब कितना आ गया? 27। r2 का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर यानी 4/100 इंटू मैच। ये कट गया 9 पे, 100 इंटू 4 इंटू 9 कितना आ रहा है? 100 इंटू 4 इंटू 9 डिवाइड बाय 4। ये 4 से 4 कट गया तो कितनी आ गई? 900 सेंटीमीटर। तार की लंबाई निकल के आ गई 900 सेंटीमीटर या फिर 0.9 मीटर। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। सॉरी, तार की लंबाई 0.9 नहीं है, क्या हो जाएगी? 9 मीटर आपकी। मीटर में आपको ऑप्शन गिवन है तो आप मीटर कर देंगे क्योंकि 1 मीटर किसके इक्वल होता है आपका? 100 सेंटीमीटर की। कितना होता है 1 मीटर? 100 सेंटीमीटर। अब 900 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 9 मीटर। इसके अलावा बात करूं अगर मैं 1 सेंटीमीटर की तो वो होता है हमारा 10 mm के इक्वल। और 1 मीटर ऐसे किसके इक्वल हो जाता है? 1000 mm के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जरूर नोट करें इनको। ठीक है साथियों, अब इस क्वेश्चन में बात आई है स्फीयर की। तो स्फीयर की वॉल्यूम होती है हमारी 4/3πr³। अब स्फीयर का एरिया क्या हो जाता है? एरिया ऑफ स्फीयर, वो भी रिवाइज करा देता हूँ आपको क्योंकि एग्जाम में जानते हैं अब 10 ही दिन बचे हैं और इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप रिवाइज कर सकें। तो इसीलिए मैं सीरीज लेके आया हूँ कि क्विक रिवीजन आपका कराऊंगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने फॉर्मूले वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो एरिया ऑफ स्फीयर हो जाता है हमारा 4πr²। एक आ जाता है एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में आपके पास 2 केस आते हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। अब ये कर्व्ड और टोटल क्या होता है वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ये आपका कोई भी हेमिस्फीयर है, अगर ऊपर से खाली है तब तो क्या निकलेगा? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर ये पोर्शन भी आपका फिल है, ऊपर वाला बंद है, तब क्या निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया। और ये जो पोर्शन होता है ये आपका सर्कल की शेप का होता है यानी सर्कुलर होता है, इसलिए πr² एरिया और ऐड हो जाता है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। टोटल कितना हो जाता है? 2πr² प्लस में पोर्शन का एरिया सर्कुलर एरिया ऐड हो गया 3πr²। ये आपका ऐड हो जाता है तो 3πr² निकल के आ जाता है। ऐसे ही बात करूं सिलेंडर के एरिया की, तो सिलेंडर में भी अगर होलो सिलेंडर है, दोनों तरफ से आपका ओपन है, तब तो क्या आ जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πrh। टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो कितना आ जाता है? 2πrh प्लस 2πr², या फिर क्या लिख देते हैं? 2πrh प्लस r। उम्मीद करता हूँ ये भी मेरे साथियों को समझ आ गया हो। तो ये सिलेंडर और स्फीयर के जितने भी फॉर्मूले पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको साथ के साथ रिवाइज करा दूँ। तो आप चाहें तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं।
एक बार फटाफट से अभी तक जिसने भी इस सेशन को लाइक और शेयर ना किया हो तो इसे शेयर जरूर करें अपने साथियों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलें साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक पंसारी के पास क्रमशः 128 रुपये और 143 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 137.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल आपको प्राप्त हो। तो दो टाइप के चावल गिवन थे उसके पास, उसने दोनों को मिला दिया। वो कह रहा किस अनुपात में मिलाऊं कि कितना चावल प्राप्त हो, 137.75 प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल प्राप्त हो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अनुपात में मिलाया जाए, जब भी कहीं पूछ ले आपसे, चाहे चावल हो, कई बार मिल्क और वाटर का केस आ जाता है, दूध और पानी का, तो वहां भी जब भी पूछे आपसे किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो वहां आपका क्या अप्लाई होता है, हमेशा एलिगेशन। वहां आपका हमेशा एलिगेशन अप्लाई होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एलिगेशन क्या होता है ये मैंने स्पेशल सेशन लेके आपको अच्छे सिखाया होगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपका क्या अप्लाई होगा, एलिगेशन। आपके पास जो दो किस्में हैं 128 रुपये और 143, एक है 128 रुपये, एक है 143, तीसरी है 137.75। वो कह रहा है किस अनुपात में मिलाऊं कि 137.75 मूल्य का चावल आपको प्राप्त हो। तो किस अनुपात में, माइनस कर दो यहाँ से। अब 143 में से माइनस करूँगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 5.25, यही बच रहा। अब 137.75 में से 128 को माइनस कर दूंगा, तब कितना बच रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास 9.75, यही आ रहा है साथियों। तो अब इनको कट कर लेता हूँ, 5 से अगर मैं कट करूँ 1.5, 1.05 और ये आ गया आपके पास 5 बन जा 5, 1.95 आपका कितना आ गया 1.95। अब डॉट से डॉट कट जाएगी पॉइंट, क्या बच गया 105 और 195, फिर 5 से काट दो 21 और 39, अब 3 से कट जाएगा, क्या आ गया 7:13। तो आपका रेशियो क्या निकल के आ गया 7:13। तो यही वो एग्जामिनर पूछ रहा था कि किस अनुपात में 128 और 143 को मिलाऊं। अब 128 रुपये प्रति किलो वाला जो चावल है उसका तो आपको 7 पार्ट्स उसके मिलाने होंगे, नहीं 7 रेशियो में उसको मिलाना होगा, और 143 को आपको 13 रेशियो में मिलाना होगा, तब जो आपका चावल प्राप्त होगा आपको उसका मूल्य होगा 137.75। ठीक है साथियों, तो ये एलिगेशन का केस था। सबसे सिंपल मेथड इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट में कह रहा है राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% हानि पर यह वस्तु बेच दी। यदि रामू ने रवि को 1485 का भुगतान किया तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर वस्तु बेची थी, ये पूछा आपसे। तो ये कौन सा केस हो गया हमारा, ये है हमारा सक्सेसिव केस, जो मैं आपको बार बार कराता हूँ। कौन सा केस है हमारा, सक्सेसिव केस। सबसे सिंपल मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये सारे टॉपिक मैंने आपको डिटेल में कराए हुए हैं, आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं सक्सेसिव केस बाय भरत सर। इससे पहले हमने जो केस किया
वो भी आप सर्च कर सकते हैं। ट्रिपलेट्स का केस हो, लड़ाई कंसेप्ट हो आपका, सभी केसेस मैंने आपको डिटेल में कराए हुए हैं, तो आप चाहें तो उन्हें अच्छे से कर सकते हैं। अब क्या क्या था कि राजू ने रवि को 10% के लाभ पे बेची और रवि ने रामू को 10% हानि पे बेच दी। अब रामू ने 1485 पे किए रवि को, तो राजू ने रवि को कितने बेची थी ये पूछा आपसे। तो सिंपल कंसेप्ट है, पहले जो राजू ने रवि को बेची 10% के लाभ पे, यानी 10 से 11 परसेंटेज का कंसेप्ट। अब रवि ने आगे रामू को 10% हानि पे बेची है, तो 10 से 9 हो जाएगी, ये कितना हो गया 100, ये 99। तो ये तो उसका आ गया इनिशियल प्राइस, यानी जो रवि ने राजू को जितने पे बेची थी, ये आ गया फाइनल प्राइस जितने पे रामू ने खरीद दी। अब ये दिया हुआ आपका 1485 के इक्वल, आपको बताना है 100 की वैल्यू, तो बता दो 1485 डिवाइड बाय 99 इंटू 100, ये आपका आंसर। 11 से कट कर दूंगा, ये आ गया मेरा 38 और ये आ गया 135। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 1500, 1500 रुपये आपका आंसर। तो 1500 में राजू ने रवि को वो वस्तु बेची थी। ठीक है साथियों, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ देते हैं। फिर सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है। सी ने शेष काम कितने दिनों में पूरा किया? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या कह रहा है, सबसे पहले नोट कर लेते हैं। ए बी और सी 3 पर्सन है। ए तो कर रहा है 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। तीनों का बता दिया कि वो अकेले कितने कितने दिन में काम को पूरा कर देंगे। अब कह रहा है सबसे पहले इसको हम क्या निकालेंगे, तीनों की एफिशिएंसी की, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। बात करूं एफिशिएंसी की, तो हमारा एज ऑलवेज एलसीएम मेथड, तीनों का एलसीएम लो 60 आ जाएगा। बी की एफिशिएंसी 4, ए की आ गई 6 और सी की 5, तो इनका एक दिन का काम आ गया। ए तो एक दिन में 6 काम करेगा, बी करेगा 4 काम और सी 5 काम करेगा। अब आगे चलते हैं, क्या कर रहे हैं, ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिन तक काम करते हैं, यानी 5 दिन तो ए ने किया, पहले ए आया फिर बी आया फिर ए बी, ऐसे 5 दिनों तक चला, यानी दोनों ने 5-5 दिन काम किए, टोटल 10 दिन आपका काम हुआ। तो 5 दिन तक उन्होंने काम किया। अब मेरे को एक बात बताओ, 5 दिन में ए कितना काम करेगा, एक दिन में 6 कर रहा है तो 5 दिन में 30 काम कर देगा। बी 5 दिन में कितना करेगा, एक दिन में 4 कर रहा है तो 5 दिन में 20 काम करेगा। टोटल कितना काम हो गया 50। टोटल काम था कितना 60, 60 में से 50 गए, 10 काम बच गया। अब ये 10 शेष काम को कौन करेगा, सी करेगा। सी की एफिशिएंसी 5, एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 10 काम को 2 दिन में खत्म करके सी भी जाता रहेगा। यही उसने पूछा था कि सी शेष काम को कितने दिन में करेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे साथियों को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ आ गया हो। ठीक है साथियों, दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। यही क्वेश्चन एसएससी आपसे बार बार पूछते हैं, ये पिछले साल आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से लगा लिया, तो इस बार भी आप सभी क्वेश्चन अच्छे से करेक्ट करके आएंगे। तो डेली आपकी क्लास होने वाली है, 12 बजे जुड़ना ना भूलें हमारे इसी चैनल पर मैथ्स ट्रिक्स पर, डेली 12 PM। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका बोर्ड मास का कंसेप्ट लगेगा। क्या कह रहे हैं,
ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। बोर्ड मास का आपका कंसेप्ट अप्लाई होगा इसमें। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ 13 ऑफ 13 कितना हो जाएगा 169। तो यहाँ कितना आएगा 13 डिवाइड बाय 169 प्लस 13। नीचे मैं बात करूँ तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। 13 डिवाइड बाय 13 1 इंटू 13 13 प्लस में 13 1 बाय 13 आ गया। 1 बाय 13 प्लस में 13 डिवाइड बाय 26। 1 प्लस में 169 डिवाइड बाय 13 इंटू 26। ये आपका आंसर आएगा 170 डिवाइड बाय 338। आप चाहें तो काट सकते हैं। 85 डिवाइड बाय 169। तो 85 डिवाइड बाय 169 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एसएससी पूछ रहा है, पिछली बार आपसे एमटीएस में पूछे गए थे, वो क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया। तो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले थे डिटेल में मैंने आपको कराए हैं। भले ये जरूर हो कि क्वेश्चन मैंने कम कराए हों, लेकिन जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उनके अंदर से जो मैंने फॉर्मूला कराए हैं, तो एक एक क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये नहीं कि हम क्वेश्चन से लगातार करते चले कि आपको क्वेश्चन दिखाऊं आंसर निकाल के दिखा दूं, उसका कोई फायदा नहीं। डिटेल में मैं पूरा आपका एनालिसिस कराने वाला हूँ इस 10 दिनों में। आगे और भी आपके लंबे सेशन होने वाले हैं। आज ये हमारा फर्स्ट सेशन था एसएससी एमटीएस का। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी साथियों को ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल आपसे 12 बजे फिर से एक नए सेशन में, कुछ नए क्वेश्चंस आपके लिए, नए कंसेप्ट लेकर। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।